फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। हालांकि इससे पहले एक सेपरेट वीडियो में राजस्थान बेरोजगारी भत्ता के बारे में बना चुका हूं, जिसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। इस योजना की पात्रता से लेकर ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरना चाह रहे हो तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं समस्या और समाधान, यानी राजस्थान बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरते समय आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुझे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने बार बार मुझे एक ही सवाल पूछा है, तो मैं इस वीडियो में राजस्थान बेरोजगारी योजना से संबंधित समस्याएं और उनके समाधान के बारे में बता रहा हूं। जैसे एनसीओ कोड है, कौन इसका पात्र है, कौन कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं इसको भर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वीडियो में मैं उनकी समस्या का समाधान बताने वाला हूं। और साथ में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भरते समय में किन किन बातों की सावधानी है वो रखनी चाहिए और किस तरह से अपन ऑनलाइन फॉर्म है वो भरें। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए, मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कौन इस योजना के पात्र हैं, कौन है वो फॉर्म भर सकता है और क्या क्या योग्यताएं चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान कुंज ग्रुप यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कुछ नया सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो और मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, इन दिनों में राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए मेरे जो बेरोजगार युवा साथी हैं बहुत उतावले हो रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता है वो मिल जाए। लेकिन उनके मन में, उनके दिमाग में इस प्रकार के कई क्वेश्चंस घूम रहे हैं, क्या मुझे ये भत्ता मिलेगा कि या नहीं मिलेगा, कैसे मैं इसको प्राप्त करूं, ये एनसीओ कोड क्या है, ये एनएसआई आईडी क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करूं। तो कई बार इस प्रकार की समस्याएं उनके सामने आ जाती है। हालांकि वो फॉर्म वो अप्लाई कर देते हैं लेकिन उनके सामने इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है। तो आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए। आज मैं इस वीडियो में, भले ही ये 20 मिनट का वीडियो बन जाए, मैं आपको पूरी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट देने वाला हूं। बस शर्त यह है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले मैं एक छोटे से तौर पर बात कर लेता हूं कि इस योजना की योग्यता क्या है और साथ साथ में उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस योजना के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, वो बीए पास या बीएससी पास या यूं कहें कि स्नातक पास होना चाहिए। अगर वो कोई डिग्री कर रहा है, जैसे बीएड कर रहा है या आईआईटी कर रहा है या फिर बीटेक कर रहा है, तो इस प्रकार के व्यक्ति इसके लिए योग्य नहीं है। हालांकि फॉर्म आप भर दोगे लेकिन आपको जो योजना है का लाभ है वो नहीं मिल पाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कारण ये रहा है क्योंकि अगर आप बीएड आपने कर ली है या बीएड आप कर रहे हो तो आप एक व्यवसायिक प्रशिक्षण ले रहे हो, तो आपको कहीं पर भी 5-10 हजार का रोजगार वो मिल जाएगा। लेकिन ये योजना क्या है, जो बिल्कुल बेरोजगार है, काम करने के लायक है व्यक्ति लेकिन उनको कहीं पर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने बीएड भी कर लिया या फॉर्म आप भरना चाह रहे हो तो आप केवल बीए पास ही इस फॉर्म में दिखाएं, नहीं कि बीएड। आप अपने उच्च शिक्षा नहीं दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा आप अपने बीए या स्नातक लेवल ही इसमें दिखाएं। इससे जो हाई एजुकेशन वो आप इसमें शो ना करें। अगर ऐसा होगा तो आप इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। फिर इसकी जो आयु है वो 21 से लेकर 35 वर्ष तक की है, यानी जो कैंडिडेट 21 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 21 से कम का फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर सकता और 35 से ज्यादा का फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर सकता। आवेदन है वो महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक शर्त है, विवाहित या अविवाहित दोनों कर सकते हैं। विवाहित भी कर सकते हैं और अविवाहित भी कर सकते हैं, लेकिन महिला अविवाहित होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं। हालांकि नियमों में ये दे रखा है कि जो महिला है अविवाहित और विवाहित दोनों हो सकती है, लेकिन आपको मैं बता दूं क्योंकि जो महिला मैरिड हो चुकी है उसका पति भी कोई कार्य कर रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि जो महिला है वो अविवाहित हो तो वो आवेदन कर सकती है।
इसके लिए आपको आपकी जो पारिवारिक जो आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। हालांकि कोई आय प्रमाण पत्र आपको इससे संबंधित नहीं देना पड़ेगा, केवल आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको वहां से मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको फॉर्म भर के स्कैन करके आप इसको अपलोड कर सकते हो। वो आगे मैं बताने वाला हूं, आप देखते रहिए। इसके बाद एक ही परिवार के ज्यादा से ज्यादा 2 अभ्यर्थियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। ये जो फॉर्म है केवल ऑनलाइन अप्लाई होगा। अप्लाई करने का तरीका आप अपने मोबाइल से कर सकते हो, अपने कंप्यूटर से कर सकते हो, आप ई मित्र से भी कर सकते हो और एसएसओ आईडी से भी कर सकते हो। आप खुद की एसएसओ आईडी बनाए और डायरेक्ट एसएसओ आईडी से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो। वैसे किसी ई मित्र से भी आप भरवा सकते हो और आप खुद भी इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए शर्त है आपको एसएसओ आईडी होना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको एसएसओ आईडी के बारे में नहीं पता है और आपने अभी तक एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो मैं एक वीडियो का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां एसएसओ आईडी बनाने की पूरी जानकारी मैंने दे रखी है। तो वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि एसएसओ आईडी बनाने से पहले हमें बहुत बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि एसएसओ आईडी एक बार गलत हो जाती है तो हम काफी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, या फिर इस आई बटन पे आप क्लिक कर दें ताकि वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो कितना मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं यहां बता दूं, पहले जो अपने बीजेपी जो सरकार थी, जो बेरोजगारी भत्ता था वो पुरुषों के लिए तो 650 रुपये था और महिलाओं के लिए 750 रुपये प्रति माह था और 2 वर्ष तक ये बेरोजगारी भत्ता है वो देती थी। लेकिन इससे पहले की बात करूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी सरकार से पहले, हालांकि आज कांग्रेस की सरकार है, 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसने योजना में काफी परिवर्तन किया है। तो पहले ये जो राशि थी वो 6,000 रुपये की थी और 2 वर्ष तक ये दी जाती थी, लेकिन उसमें संशोधन कर दिया। फिर प्रति माह 650 और 750 रुपये की राशि है वो कैंडिडेट को गवर्नमेंट देने लग गई। लेकिन अब जैसे ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस ने वादा किया था बेरोजगारों से कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे और 3500 रुपये की राशि प्रति माह देंगे, यानी 2 वर्ष तक आपको देंगे और 84,000 तक अधिकतम आपको ये पैसे है वो आपको बेरोजगारी भत्ते के नाम पे देंगे। लेकिन अभी तक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कांग्रेस सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। अभी इसके कोई नियम नहीं है कि वास्तव में ये दिए ही जाएंगे। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस जो पार्टी थी उसने ये घोषणा की थी और अभी कोई आधिकारिक की घोषणा नहीं हुई है। यानी गवर्नमेंट के द्वारा जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी है उसके बाद ऐसी घोषणा सामने नहीं आया है, ऐसे कोई परिपत्र और रूल्स सामने नहीं आए कि वास्तव में ये 3500 रुपये दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। ऐसी अभी तो कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। हालांकि फिर भी मेरे जो बेरोजगार युवा साथी हैं बहुत जो फॉर्म है वो भर रहे हैं, काफी फॉर्म भर रहे हैं और उनको यही आशा है कि सरकार है उन्हें पैसे दे। हालांकि आप फॉर्म भर दीजिएगा, हो सकता है कि हमें इसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक 3500 रुपये देंगे प्रति माह इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की चाहिए। एक तो आपको फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो चाहिए, इसके बाद आपको भामाशाह कार्ड चाहिए, इसके बाद आपको आधार कार्ड चाहिए और इसके बाद आपको बैंक की पासबुक चाहिए और वो भी केवल और केवल एसबीआई बैंक की। बहुत सारे मेरे कैंडिडेटों ने ऐसे कहा है कि बैंक में कौन से बैंक में खाता होना चाहिए, तो मैं आपको कहता हूं ओनली फॉर एसबीआई बैंक, केवल एसबीआई बैंक का खाता होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट की फ्रेंड्स कॉपी करने के बाद इनके ऊपर आप सेल्फ अपने सिग्नेचर करके फिर आप इसको अपलोड आपको करना है। कई बार क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास कमेंट आए कि सर ये ई साइन क्या होता है, कि देखिए फ्रेंड्स ई साइन के अंतर्गत अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पर सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते हो, सेल्फ सिग्नेचर नहीं करते हो तो ये समस्या आती है और आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो सभी डॉक्यूमेंट की आप फोटोकॉपी निकालकर उस पर अपने सेल्फ सिग्नेचर करके फिर ही आपको इसको अपलोड करें। अब ये बात करते हैं फ्रेंड्स कि किसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने पहले राजस्थान गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार की योजना का लाभ उठा लिया हो, कोई भी या किसी भी योजना या किसी भी स्कॉलरशिप का लाभ उठा चुके हैं, उनको ये बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप कक्षा 10 में थे या 11 में थे या 12 में थे, उस समय आपने स्कॉलरशिप प्राप्त कर ली है, एसटी एससी ओबीसी या कोई भी सरकारी योजना का आपने लाभ उठा लिया है, तो आपको ये बेरोजगारी भत्ता योजना कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ एक तरीका मैं आपको बता सकता हूं
कि कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं कि आपने जो पहले अकाउंट नंबर दिए थे स्कॉलरशिप के समय, अगर उसको चेंज कर तो शायद आपको वो भत्ता है वो मिल सकता है, क्योंकि जब अपन वही बैंक के नंबर डालेंगे तो उनके सामने वो डेटा है वो उनको दिखाई देगा और वो आपका फॉर्म है वो कैंसिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ केवल मैं बता दूं कि जिनको पहले स्कॉलरशिप मिल चुकी है वो दोबारा अप्लाई मत करें, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि आपको मिलने वाला नहीं है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरते समय आने वाली समस्याएं और उन समस्याओं के समाधान के बारे में। सबसे पहली समस्या ये आ रही है मेरे साथियों को, जो मेरे बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको ये समस्या आ रही है कि सर ये एनसीओ कोड क्या होता है, ये मैं कहां से डालूं, सर ये एससीआई आईडी क्या है, ये मैं आईडी कहां से डालूं। फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए मैं यहां बता दूं, आपको अपनी तरफ से ऐसी किसी प्रकार के कोई कोड नहीं डालने हैं, कोई आईडी आपको नहीं डालनी। केवल आप जब ऑनलाइन फॉर्म करो और जॉब सीकर की जो प्रोफाइल है उसमें जब आप अपना नाम, पिता का नाम, अपना एड्रेस, अपनी क्वालिफिकेशन जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे ना, वैसे वैसे जैसे एनसीओ कोड है, आपकी एससीआई जो आईडी है वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है। तो कई मेरे जो साथी हैं मुझे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि सर ये एनसीओ कोड क्या है। तो देखिए मैं आपको एनसीओ कोड के बारे में बता देता हूं। देखिए एनसीओ कोड के अंतर्गत आपको जो आपका जो वर्क है, आपका जो डेस्टिनेशन है, जो एरिया जो कोड है वो डालना होता है। अब देखिए मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपके पास क्या योग्यता है, यानी आप क्या कार्य कर सकते हो। आप ये एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि बेरोजगारी भत्ता योजना को थोड़े दिन पहले इसको अक्षत योजना के नाम से जाना जाता था, और अक्षत योजना के अंतर्गत जो बेरोजगार युवा साथी थे उनको पैसे न देकर केवल प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स दे दिया या फिर कोई कपड़े सिलवाने का कार्य है, कोई भी प्रशिक्षण आप मान लीजिए घरेलू कुटीर उद्योग चलाने का प्रशिक्षण दे दिया, यानी इस प्रकार के प्रशिक्षण वो अक्षत योजना के अंतर्गत दिए जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज इसमें जो भत्ता है वो पुनः दिया जाने लग गया है। तो आपको वो कार्य को सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कार्य में अनुभवशील हैं या कौन सा कार्य आप करना चाहते हो या क्या कार्य आप कर सकते हो। आप अकाउंटेंट हो या क्लर्क हो, आप टीचिंग हो या फिर कोई भी जो कार्य जो आपको आता है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। जब आप एनसीओ या एरिया कोड या डेस्टिनेशन वाले जो कॉलम जो आता है, अभी देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है ये पट्टी, ये देखिए ये जो शो हो रहा है ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। जब मैं ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया आपको बताऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ये केवल आपको वहां से सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी डेस्टिनेशन पर कार्य करना चाहते हो। हालांकि कोई गवर्नमेंट है वो देगी नहीं, आपको पद नहीं देगी, आपको रोजगार नहीं देगी, मेरा ऐसा मानना है। वहां से आपको केवल सिलेक्ट करना है। और ये जो एससीआई जो आईडी होती है, ये आईडी भी जब आप अपनी प्रोफाइल को सही तरीके से भरोगे तो ऑटोमेटिक वो वहां आ जाएगी। अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं डालना है, अपनी तरफ से आपको केवल आपको अपना नाम, पता, एड्रेस ये डालना है, बाकी कुछ नहीं डालना है। वो केवल और फोटो है वो अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं, बस एनसीओ कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसमें आप भ्रमित नहीं रहे, मैं आपको तरीका बताने वाला हूं आगे। अब अगली समस्या ये आ रही है कि 12वीं पास वाले क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे जब आपको पता है कि स्नातक बेरोजगार योजना, तो इसमें 12वीं पास वाले कहां से आ गए? ना तो 10वीं पास वाले कर सकते हैं, ना 12वीं पास वाले कर सकते हैं, केवल और केवल स्नातक पास वाले कर सकते हैं। और स्नातक उनके पास यदि डिग्री या फिर लास्ट ईयर की मार्कशीट है, थर्ड ईयर की, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट ईयर या जो सेकंड ईयर में है क्या वो कर सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं कर सकते। क्या जिन्होंने फाइनल ईयर दे दी और उनके पास मार्कशीट आई है, हाँ वो कर सकते हैं। वो इंटरनेट की मार्कशीट है वो डाउनलोड करके और आप इसको अपलोड कर दीजिएगा और वो आपके लिए सही है। तो 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले जो साथी हैं वो इसको ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ एक पॉइंट है वो नोट करें आप, ये भूल जाइए। आप केवल और केवल स्नातक पास हो, बीए या बीएससी पास हो तो ही आप इस योजना को अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ मेरे साथी मुझसे कमेंट करते हैं क्या मुझे भत्ता मिलेगा? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दूं, ये गवर्नमेंट की योजना है और गवर्नमेंट लुभावने भाषण तो देती रही है, चाहे वो बीजेपी मान लीजिए चाहे या कांग्रेस मान लीजिए। अब देगी या नहीं देगी इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं। हाँ, कुछ को भत्ता मिला है,
लेकिन इन दिनों में मेरे जो युवा साथी हैं काफी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। अब सबको देगी या नहीं देगी मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि जब योजना लागू की है तो शायद दे भी सकती है, थोड़ा देगी, कम दे सकती है। अब 3500 रुपये प्रतिमाह बहुत ज्यादा होते हैं, यानी 2 साल तक देखी 84,000 रुपये की जो राशि वो आपको गवर्नमेंट देगी। लेकिन मैं इसको पक्का आपके साथ नहीं कह सकता कि वास्तव में देगी, कि ज्ञान कुंज ग्रुप यूट्यूब चैनल वाले ऐसा बता रहे कि पक्का देगी। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की योजना है, पता नहीं कल क्या हो जाए। दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, आपसे फॉर्म भरवा सकती है और फॉर्म को पेंडिंग छोड़ सकती है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बेरोजगार हैं। अब किस किस को देगी इतना ये पैसा? हाँ, कुछ अंश दे सकती है आपको, कुछ अंश आपको दे सकती है, ये बात मैं आपको कह सकता हूं। अब कुछ साथी पूछ रहे हैं कि मुझे कितने रुपए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि पहले जो भत्ता मिला करता था वो 650 तो पुरुषों के लिए था और 750 था महिलाओं के लिए। ठीक है, प्रतिमाह की मैं बात कर रहा हूं, और 2 साल तक मिलता था। ठीक है, प्रतिमाह और 2 साल तक मिलता था। और कुछ मेरे जो साथी हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिला भी है और 2 साल तक मिला है। 3001 और 3001, यानी 3-3 हजार की 2 किस्त उन्होंने एक साल दे दी, 3 हजार की अगले साल दे दी। तो आपको अगर गवर्नमेंट की योजना है ये पूरी तरह से सफल हो पाती है तो आपको बिल्कुल मिलेगा, यदि सफल नहीं हो पाती है तो आपको नहीं मिलेगा। कुछ कमेंट करते हैं कि सर ITI या बीटेक वाले भर सकते हैं या फिर पॉलिटेक्निकल वाले भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आप भर भी दोगे तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। कारण ये है क्योंकि जैसे ITI व्यवसायिक प्रशिक्षण है, बीटेक क्या है? एक व्यवसायिक प्रशिक्षण है। तो आप जब ये कोर्स पूरा कर लेते हो तो कहीं पर भी जाके आप प्राइवेट नौकरी करके मिनिमम 5,000 से लेकर 10,000 तक की जो नौकरी है वो प्राप्त कर सकते हो। हालांकि फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको ये भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो प्रशिक्षण ले चुके हो जिससे आप कोई अपना छोटा मोटा कार्य या व्यवसाय कर सकते हो। जबकि जो स्नातक हैं, अरे आर्ट्स वाले हैं, जो साइंस वाले हैं, वो अगर उन्होंने पास कर ली तो वो कहाँ क्या कर लेंगे, मुझे ये बताओ आप। हालांकि करते तो वो भी हैं, उनके पास भी है ऐसा दिमाग करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ। तो जो IIT वाले और बीटेक वाले हैं जिन्होंने ऐसे कॉमर्शियल जो प्रशिक्षण जिन्होंने ले रखे हैं, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करें, और वो क्योंकि उनको भत्ता तो वैसे नहीं मिलने वाला है। अब कुछ मेरे साथी ये कहते हैं कि सर हमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं, यदि आप इस फॉर्म को अपने मोबाइल से अप्लाई कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो मोबाइल के लिए यूजर फ्रेंडली नहीं है। केवल ये डेस्कटॉप या लैपटॉप पर ओपन होती है, जिसमें इसके सारे जो फीचर है वो ओपन होते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसमेंट वाला जो ऑप्शन है वो मोबाइल पर आपको कभी भी शो नहीं होगा। केवल और केवल आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप पर आप इसे देखिए, वहां पर आपको शो होगा। तो इस बात को आप नजरअंदाज कर दीजिएगा कि ये मोबाइल पर ये वेबसाइट है वो सही तरीके से नहीं चल पाती है, इसलिए आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पर इसको काम कीजिएगा, आपके सारे जो ऑप्शन है वो दिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन बार बार मुझसे करते हैं, सर क्या SBI में खाता होना जरूरी है? कि हाँ फ्रेंड्स, होना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ये जानना चाहती है, क्योंकि अगर आपके पास अदर बैंक के अकाउंट होंगे तो आप उसके पकड़ में नहीं आओगे। इसलिए वो केवल और केवल गवर्नमेंट का जो बैंक है SBI उसको ही अप्रूव करती है, उसको ही मान्यता उन्होंने दे रखी है। तो पता भी उसको लग जाता है कि पहले उसको इस कैंडिडेट को या इस अभ्यर्थी को पहले कोई स्कॉलरशिप तो नहीं मिली है। अगर आपने दूसरे अकाउंट नंबर दोगे या दूसरे बैंक के दोगे तो आप उसके पकड़ में नहीं आओगे। तो यहाँ आपको मानना जरूरी है, केवल और केवल SBI का ही अकाउंट होना चाहिए, चाहे उसकी ब्रांच कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, अपने राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो, दूसरे स्टेट की हो, लेकिन होना चाहिए SBI बैंक। तो ये आप बिल्कुल भूल जाइए, केवल और केवल SBI बैंक होना चाहिए। अब कुछ साथी मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं, क्या सर बीएड वाले भर सकते हैं? हाँ यार, क्यों नहीं भर सकते, भर सकते हैं, लेकिन भत्ता आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट किसी को भी मना नहीं करती, भरो भाई, योजना है बेरोजगारी भत्ता। तो मैं यहां बता दूं, अगर आपने बीएड कर ली है तो आप अपने जो प्रोफाइल है उसमें बीएड को शो मत करो, और केवल स्नातक पास आप उसको दिखाओ, तो आपको भत्ता मिलने के अधिक चांस रहते हैं। और अगर आपने बीएड या हाई क्वालिफिकेशन आप दिखाते हो तो उसमें आपकी नहीं मिलने के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि ये जो व्यवसायिक जो प्रशिक्षण होते हैं ये गवर्नमेंट इनको कम देना चाहती है। वो ये जान जाती है कि यार इसने प्रशिक्षण दिया तो कहीं पर भी जाके 2-4 हजार रुपए की नौकरी कर सकता है।
कुछ फ्रेंड्स मुझसे ये पूछते हैं कि आय किसकी दिखानी है, मेरी दिखानी है, मेरे पापा की दिखानी है, या मेरे घर वालों की दिखानी है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं, आपके पारिवारिक जो आय है वो 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। उसमें आपकी मम्मी की भी आय शामिल है, उसमें आपके भाई की भी आय शामिल है, आपके पिता की भी आय शामिल है, और आपकी बहन की भी आय शामिल है। यानी इसमें चाचा है, मौसी वगैरह वगैरह नहीं, केवल आप, आपकी मम्मी पापा खुद की और अपने भाई या बहन की जो आय है केवल वही शामिल होती है। और पूरे परिवार की जो सदस्यों की जो आय है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए आपको कोई आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, आय प्रमाण पत्र बनवाने की भी जरूरत नहीं। एक और केवल सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म होता है वो आपको भरकर इसमें अपलोड करना होता है। और वो फॉर्म है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन की मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से उसको देख लेना, पढ़ लेना। केवल उसमें नाम पता है, एड्रेस ही लिखना है और अपनी फोटो चिपकानी और कुछ नहीं करना आपको। वो अपलोड कर दीजिएगा और आपको कहीं पर भी जो आय प्रमाण का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बनाना है। अगर ऐसी गलती पाई जाती तो फिर आपको सजा मिलेगी। अगर आपने झूठी आय मतलब ये जो डिक्लेरेशन जो फॉर्म आप भर रहे हो और उसमें झूठी आप जानकारी दे रहे हो और गवर्नमेंट के पकड़ में आ जाते हो तो फिर आपको वो सजा देगी। तो आपकी जो पारिवारिक आय है वो देख लीजिए कि 2 लाख से ज्यादा न हो। यदि 2 लाख से ज्यादा हो तो ये योजना आपको नहीं मिल पाएगी। यदि आपके फादर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी आप इस योजना की जो बेरोजगारी भत्ता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। यदि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य यदि सरकारी योजना में हो। बात करें विशेषतः आपके पापा और मम्मी की, अगर इनमें से कोई राजस्थान गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का या फिर यूं कहे कि भारत सरकार का कर्मचारी हो तो आपको ये योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा। हालांकि आप फॉर्म भर सकते हो लेकिन इस योजना का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपकी परिवार की जो आय है वो 2 लाख से ज्यादा है, इसलिए इस योजना का लाभ आप उठा नहीं सकते जी। और कुछ मेरे साथी एक सवाल करते हैं कि मूल निवास कितना पुराना होना चाहिए। फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मूल निवास कितना भी साल का पुराना क्यों ना हो वो चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है आपको नया बनाने की। कितना भी पुराना क्यों नहीं, यदि आपने बना लिया है पहले तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा, आपको कोई फॉर्म आपका कैंसिल नहीं होगा। लेकिन शर्त ये है जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो उस पर आप अपने खुद के सिग्नेचर जरूर करें। फोटोकॉपी निकाल लो डॉक्यूमेंट्स की, उस फोटोकॉपी पर अपने खुद के सिग्नेचर करके उसको दोबारा स्कैन कीजिएगा और फिर आप इसको अपलोड कीजिएगा तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। कुछ मेरे साथी ये पूछते हैं कि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते योजना की लास्ट डेट क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस योजना की कोई लास्ट डेट नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी समय इस योजना का आप फॉर्म है वो भर सकते हो। इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं होती है क्योंकि ये सरकारी योजना है और ये कोई एजुकेशन से संबंधित रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। आप एग्जाम के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप एक योजना के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर योजना के लिए अप्लाई कर रहे होते तो उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। अब जब चाहे जब आपने कॉलेज कंप्लीट कर ली हो आप अप्लाई कर दीजिएगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। अब कुछ कहते हैं सर भामाशाह कार्ड होना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। इस योजना के लिए भामाशाह कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि भामाशाह योजना है वो बीजेपी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी लेकिन अब कांग्रेस सरकार है। अब इस योजना में थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूं क्योंकि कोई गाइडलाइन सरकार ने यहां नहीं दी है कि भामाशाह कार्ड कंपलसरी होगा है कि या नहीं, क्योंकि कई अफवाहें मैं सुन रहा हूं कि ये भामाशाह योजना ये बंद हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं भामाशाह योजना कभी भी बंद नहीं होगी और आपको भामाशाह जो कार्ड है उसके नंबर आपको इसमें डालना ही होगा और भामाशाह कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये बात तय है। ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि भामाशाह कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। और कुछ मेरे साथी मुझसे ये पूछते हैं कि सर एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो देखिए फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं कि गवर्नमेंट है वो फॉर्म है वो ऐसे रिजेक्ट नहीं करती। उसका एक कारण होता है, रीजन होता है। या तो आपने कोई गवर्नमेंट योजना की स्कॉलरशिप है वो पहले प्राप्त कर ली तो ही रिजेक्ट होता है। यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, कोई जानकारी आपने गलत भर दी, ठीक है। मेरे पास ऐसे कई कमेंट्स आए हैं, सर मैंने मेरे बैंक अकाउंट में आधार कार्ड की डिटेल डाल दी तो क्या मुझे भत्ता मिलेगा? अरे तो भाई मुझे ये बताओ कि जब आपने बैंक खाते में आप आधार नंबर डाल रहे तो पैसा कहाँ आएगा? आधार में जाएगा क्या? तो ये थोड़ी बहुत समझने की बात होती है। तो मान लीजिए अगर आपका कोई फॉर्म भरते समय गलती रह गई और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपको एक मौका दिया जाएगा, उसका रीजन आएगा रिजेक्ट करने का, उसका स्टेटस आएगा कि आपके फॉर्म में ये गलती रह गई है, आप इसे आप पुनः सही कीजिएगा। यदि उसमें कोई ऐसी
इश्यू रहा जो सुधारने के लायक है, क्योंकि गलतियां सब करते हैं, यदि सुधारने के लायक है तो वो दोबारा आपको एक मौका देंगे, आप उसमें अपडेट करके, उसमें एडिट करके आप दोबारा इसको संशोधन करके दोबारा इसे आप उन्हें सबमिट कर दीजिएगा। यदि आपका फाइनली रिजेक्ट कर दिया है तो रिजेक्ट करने के बाद आप फॉर्म है वो फिर से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसका भी कारण है। हो सकता है कि आप पहले इस योजना का लाभ उठा चुके हो, या फिर इसके अलावा आपने किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ उठा सके हो। तो इस प्रकार के संबंधित जो समस्याएं हैं फॉर्म रिजेक्ट होने की, तो वो दोबारा आप सबमिट ना करें, आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। अब कुछ कहते हैं कि सर मेरे ही गांव से पहले मेरे क्लास में है, मेरा क्लासमेट है, मेरा साथी है, उसको 10वीं में भी स्कॉलरशिप मिली थी, मुझे भी मिली थी, आज वो बेरोजगारी भत्ता ले रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो भाई कोई समस्या हो सकती है, डिपार्टमेंट की भी वो चीज पकड़ में नहीं आई, हो सकता है कि उसने अकाउंट नंबर चेंज कर दिया हो, दूसरा खुलवा लिया हो और आपने वही कर दिया हो, या हो सकता है कि उसने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया हो। तो ये समस्या है। तो अरे ये अपने भारत की सबसे बड़ी कमी ये है यार, उसको मिल रहा है तो मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है यार, कोई तो आगे निकल रहा है, उसे निकलने दो ना। समस्या क्या आ रही है आपको? कोई भाई आगे उठ रहा है तो उठने दीजिए, उसको मिल रही तो उसे अच्छी बात है। आपको नहीं मिल रही, मतलब एलर्जी ये है, आपको नहीं मिल रही है और उसको मिल रही है, उसको भी नहीं मिलनी चाहिए और आपको भी नहीं मिलनी चाहिए। तो आपके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी तो हुई होगी। मानते को नहीं मानते इस चीज को, तो कभी भी ऐसा भेदभाव मत रखो। उसको मिल रही अच्छी बात है, वो परवरिश करेगा, अपना भाई है। अगर आप साथ रहे हो फिर भी ऐसे कमेंट यार करते हो, मुझे शर्म की बात है। मतलब एक दूसरे को देखकर जलते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए मैं कितनी जानकारी आपको समय समय पर देता रहा हूं, बहुत सारे ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कभी ये भेदभाव नहीं करता हूं यार ये इन लोगों को इस योजना का फायदा मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, नहीं, मैं कभी भी नहीं करता। अपनी भावनाओं को चेंज कीजिएगा और अपने देश के विकास में योगदान दीजिएगा। बुरा नहीं मानना फ्रेंड्स, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दिल में समा नहीं पाती हैं, मैं बोल देता हूं। ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। चलिए अगले कमेंट्स की बात करते हैं अपन। कुछ ने बार बार ये पूछा कि सर इस योजना के लिए श्रमिक कार्ड होना जरूरी है क्या? नहीं यार, श्रमिक एक कार्ड योजना अलग है और ये बेरोजगारी भत्ता योजना वो अलग है। के लिए श्रमिक कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी मोबाइल नंबर जो ओटीपी है जब मैं फॉर्म सबमिट करता हूं, या मेरा आधार कार्ड उसमें सबमिट करता हूं, वेरीफाई करता हूं आधार कार्ड, इसमें एक आधार कार्ड का वेरीफाई के लिए वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, तो जो ओटीपी है वो बोले मेरे नंबर पे नहीं आ रही, वो दूसरे नंबर पे जा रही है। तो फ्रेंड्स अगर ऐसी आपकी समस्या है, ये साइट की प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल आपके आधार कार्ड की प्रॉब्लम है। आप अपने आधार कार्ड में मौजूदा मोबाइल नंबर अपडेट करवाए तो ऐसी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ सामान्य समस्याएं और उनका समाधान से संबंधित मेरे विचार। और ऐसे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिनको एक सेपरेट वीडियो में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो वो काफी लंबा हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो के अभी आगे बताने वाला हूं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, एनसीओ कोड क्या है और एनएसआई जो कोड है वो क्या है, और किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए अपने चलना होगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और स्क्रीन में आपको मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे फॉर्म वो अप्लाई करते हैं, क्या तरीका है वो बताने वाला हूं। हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो बना चुके हैं, आप मेरा वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप इसे देख सकते हो। तो इस प्रकार से अपन ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो जानेंगे। साथ साथ में मैं बता देता हूं, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, जानकारी आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। तो इसमें जो प्रक्रिया है मैं बता देता हूं कि कैसे इसमें ऑनलाइन फॉर्म है, कैसे एनसीओ कोड डालेंगे, कहां से अपन डालें, किस प्रकार डालेंगे और क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर यानी अपने पीसी पर। चलिए फ्रेंड्स अपन आ गए हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। तो अपने पीसी में या फिर अपने मोबाइल में कोई भी एक वेब ब्राउज़र है वो ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे अपने sso.rajasthan.gov.in साइट है वो लगा लीजिए। लगाने के बाद ऐसा फेस है वो ओपन हो जाएगा। इस एरिया में आपको अपनी यूज़र आईडी है वो शो करनी है। यहाँ आपको यूज़र आईडी लगानी है। तो यहाँ मैं यूज़र आईडी पहले से मेरी लॉगिन है और यहाँ ये जो कैप्चर है वो डालना है। तो चलिए मैं ये कैप्चर है वो डालता हूँ। इसके बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज है वो ओपन होगा। तो यहाँ देखिए पहले से मैंने एम्प्लॉयमेंट वाला अलाउंस का ये खोल रखा है, तो मेरे SSO ID पे पहले ये शो हो रहा है। अगर मान लीजिए आपका
पहले से आपने अनएम्प्लॉयमेंट नहीं खोला है तो ये अदर ऐप्स पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ ई पर आपको सर्च करना है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, वहाँ से आप इसको सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद यहाँ देखिए ये शो हो रहा है, यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज है वो ओपन होगा और यहाँ से कंटिन्यू प्रेस कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एंड इंटर्नशिप का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यदि आप पहली बार जॉब सीकर में अप्लाई कर रहे हो या बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ इनमें जॉब सीकर पे क्लिक करना है। यदि आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। वैसे हम सभी बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप केवल और केवल जॉब सीकर पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेगा तो एक वेरिफिकेशन और हमसे मांगेगा। यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपने पहले 1 साल पहले यदि भत्ता प्राप्त कर लिया है और अब उसको रिन्यू करना चाहते हो तो आप एग्जिटिंग यूजर पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ मैं नया रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। ये करने के बाद हमारे सामने एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ सबसे पहले आप अपने बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करने है। वैसे ही अपने SSO ID से उठा लेगा। फिर भी यदि आपके नाम पते एड्रेस में अगर कोई गलती हो तो यहाँ से एडिट आप कर सकते हो। तो बारी बारी करके आप अपने आवश्यकता के अनुसार है ये कॉलम है इनकी पूर्ति कर सकते हो आप। वैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दिया है इसके ऊपर, आप वो भी देख सकते हो जिसका लिंक मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है और मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर ये NCO कोड क्या होता है। तो यहाँ देखिए आज इसका मैं पूरा समाधान आपको बता ही देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पूछा NCO कोड, डेस्टिनेशन या फिर एरिया कोड, ये अपनी तरफ से नहीं भरना है। आपको यहाँ से केवल सिलेक्ट करना है। बस जानकारी इतनी होनी चाहिए आपको कि आप जिस फॉर्म के अप्लाई कर रहे हो, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये बेरोजगारी भत्ता योजना है, पहले अक्षत योजना के नाम से जानी जाती थी। तो पहले केवल जो गवर्नमेंट है वो प्रशिक्षण दिया करती थी, लेकिन वर्तमान में प्रशिक्षण बंद कर दिया है और अब भत्ता दे रही है। तो यहाँ आपको मतलब किस काम की आपको जानकारी है, आप क्या करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैं यहाँ या तो फिर मैं कोई ना कोई नाम यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आप ये देखिए ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है यहाँ। तो इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही तो यहाँ जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी जिस कार्य का आप अनुभव रखते हो, जानकारी रखते हो, वो इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ ये जो कलरक वाला है ये मैं करके यहाँ दिखा रहा हूँ। आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक चूज कर सकते हो। इसे आप जब सेलेक्ट करोगे, ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आपकी कैटेगरी आप चूज कर सकते हो। जैसे मैंने कलरक पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान पर आपको सिलेक्ट करना और यहाँ देखिए एक ऑफिस कलर का आया है, एक कस्टमर सर्विस कलर का आया है। तो इसमें देखिए ऑफिस कलर में भी 2-3 और वर्क हैं और जैसे कीबोर्ड न्यूमेरिकल कलर, जैसे कीबोर्ड न्यूमेरिक कलरक है, मटेरियल रिकॉर्डिंग है, लाइब्रेरी मेल है या अदर। तो मैं यहाँ अदर में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके भी और ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए बहुत सारे हैं और यहाँ मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से जो भी आप करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखिए यहाँ NCO जो कोड है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ आ गया। ये कई बार मुझे पूछा है कि सर ये हम कहाँ से डालें, तो आपको अपनी तरफ से नहीं डालना है, केवल ये ऑटोमेटिक यहाँ से वर्क है, जॉब है वो सिलेक्ट करनी है और वो सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक ये यहाँ से आ जाएंगे। अब इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको करना है। मान लीजिए आप कोई वर्कर हैं या पहले कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा, वरना इसको अनएम्प्लॉयड ही कीजिएगा। अगर आप बेरोजगारी भत्ता उठाना चाहते हैं तो मेरी ये राय है आपको इसको अनएम्प्लॉयड करना है। यदि आप एम्प्लॉयड हो तो आपको बेरोजगारी भत्ता वो नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ अनएम्प्लॉयड करता हूँ और आप भी इसको अनएम्प्लॉयड कीजिएगा। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है। यदि आपने बेरोजगारी भत्ता के लिए पहले आवेदन किया और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ आप डाल दीजिएगा, वरना इन दोनों कॉलम को है वो खाली छोड़ दीजिएगा।
यहाँ आपको अपनी जो फोटो है वो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ फोटो है वो अपलोड कर देता हूँ। फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ ये चेक बटन पे है, इसको ओके करना है। ये पूछ रहा है कि आप विभाग के द्वारा जो ईमेल है वो पाना चाहते हैं या एसएमएस है वो पाना चाहते हैं कि, तो आपको यहाँ यस करना है, तो यहाँ यस कर दीजिएगा। एक बार ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये अपडेट नहीं होगा, कई रीजन हो जाते हैं इसके पीछे। तो आप इसकी जानकारी है वो सही तरीके से चेक कर लेना, यदि सही है तो यहाँ से जाकर के आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। चलिए मैं सबमिट करता हूँ, इन्फॉर्मेशन मैंने सारी सही भरी है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर अपने आ गए हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ एक समस्या और आ सकती है आपको, जैसे ये बोल रहा है कि ये जो मोबाइल नंबर हैं ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। तो आप अपने फॉर्म में अगर आप पहले ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हो या पहले कोई स्कॉलरशिप आपने प्राप्त कर ली है किसी गवर्नमेंट विभाग से, तो आप अपने जो मोबाइल नंबर है वो चेंज कर दीजिएगा, वरना ये रजिस्ट्रेशन है ये सबमिट नहीं होगा। तो मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये नंबर है पहले से यूज हो चुके हैं। अब ये मोबाइल नंबर हैं वो डायरेक्टली यहाँ से तो चेंज नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी एसएसओ आईडी की प्रोफाइल में जाइएगा और प्रोफाइल में जाने के बाद अपने जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एसएसओ आईडी में नंबर चेंज करने के बाद ये नंबर मैंने यहाँ चेंज कर दिया। अब मैं सबमिट करता हूँ, तो देखिए सबमिट जब से ही करूँगा एक एम्प्लॉयमेंट स्टेटस रहेगा या अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, अनएम्प्लॉयड किया। अब देखिए इसका स्टेटस और ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हमें दे देगा। एक बार ये हमें फाइनल एनालिस करने के लिए बोल रहा है कि एक बारी से आप देख लीजिए, वरना इसको सबमिट कर दीजिएगा। या अगर एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। अगर आपकी तरफ से फुल्ली और फाइनली ये हो गया और इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना चाहते, अभी जो आपने भरा है फॉर्म उसमें अगर कोई चेंजमेंट नहीं करना चाहते तो आप फाइनली यहाँ सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक कीजिएगा, वरना फाइनल सबमिट। तो मेरी तरफ से फाइनल है तो इसको मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ। और फाइनल सबमिट होने के बाद ये बोल रहा है कि योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए हैं, अपने पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको अपने फॉर्म के लिए प्रिंट के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि प्रिंट होने के बाद ये कैसा हमें दिखाई देगा। और ये देखिए यहाँ मेरे डेस्कटॉप पे ये आ गया है। तो यहाँ ये देखिए अभी जो मैंने किया था वो इस तरह से अपना जो फॉर्म है वो आ गया है। अब हम चलेंगे बैक। अब दोबारा अपन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ से हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो अप्लाई करेंगे। एक बार हमारा फॉर्म सबमिट तो हो गया है, लेकिन अभी भी अपना जो फॉर्म है वो बेरोजगारी भत्ते के लिए सबमिट नहीं हुआ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं कुछ आपको विशेष बात यहाँ बता देता हूँ। जो हमने अभी अपनी इन्फॉर्मेशन भरी थी वो एक बार अपनी प्रोफाइल बनने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। यदि आपने पहले से अपनी प्रोफाइल अपडेट कर रखी तो डायरेक्टली ये पेज है आपके पीसी पे शो हो जाएगा। अब हमें यहाँ देखिए 3 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। एक तो देखिए प्रोफाइल मैनेजमेंट है, एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, एक है अपडेट प्लेसमेंट डिटेल है। अब हमें बेरोजगारी भत्ते के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पर क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले अपनी प्रोफाइल में अपन कुछ चेंजमेंट कर लेते हैं और कुछ अगर कोई कमी है उसको पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैरिड स्टेटरियल है, यदि आप मैरिड हो तो मैरिड कर दीजिएगा, वरना आप इसे सिंगल कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैरिड और अनमैरिड से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपकी ओबीसी है तो वहाँ उसके नंबर आपको डालने हैं। तो चलिए मैं यहाँ नंबर डालता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स एक ये लफड़ा आ रहा है एनएससी आईडी का। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये एनएससी आईडी है वो आपकी तरफ से नहीं फिल करनी है, ये ऑटोमेटिक जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अपनी आईडी यहाँ आ जाएगी। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना आपको। एक बार आप देख लीजिएगा कि आपने जो भी आपका डेटाबेस है, आपका नाम है, पिता का नाम है, आपकी क्लास है, कास्ट है, जो भी एक बार इसे आप सही तरीके से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चेक करने के बाद
आपको यहाँ अगर कोई सुधार करना है तो अपडेट कर दीजिएगा, वरना इसको पड़ा रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट डाल के इसको अपडेट कर दीजिएगा। अब मैं करता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट पे अलाउंस के लिए रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ बोल रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई बेरोजगारी भत्ते के लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं किया है। अब हमें फॉर्म है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ मैं ये देखिए आपको राइट साइड में यहाँ आपको ऐड न्यू शो होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो फंक्शन है मोबाइल में नहीं खुलेगा, केवल डेस्कटॉप या लैपटॉप पर ही ये खुलेगा। तो यह ऐड न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और ये बोल रहा है कि पहले अपनी फ़ोटो है वो अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ चलिए मैं फ़ोटो है वो अपलोड कर लेता हूँ। चलिए हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं। यहाँ से ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से तो हमें मिल गया है, जो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। ठीक है, और यहाँ अपना नाम पता एड्रेस एक बार फिर से हमें शो होगा, तो आप बारी बारी करके इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये करने के बाद एक यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि एप्लीकेशन या बेनिफिशियरी क्या पहले से बेरोजगार भत्ता योजना या अक्षत कौशल योजना के अंतर्गत लाभ उठा चुका है। यदि आपने पहले भत्ता ले लिया तो यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। यदि आपने पहले ले लिया है दोबारा लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप नो ही रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि जो आपने ग्रेजुएट की है या वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ आपको यस करना। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ लिखना है कि कौन सा जो इंस्टीट्यूट है जिससे आपने जो अपने बीए है या बीएससी है वो की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपको लिखना है, यहाँ इंस्टीट्यूट का अपना नाम है वो लिख दीजिए जहाँ से आपने कॉलेज की है। यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम भी आप लिख सकते हो और इंस्टीट्यूट का नाम भी आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, यहाँ आपको बोनाफाइड राजस्थान के निवासी मूल निवासी हो तो आपको यहाँ येस करना। ठीक है, एनुअल जो इनकम है वो कितनी है वो यहाँ रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद स्टेट बैंक की जानकारी देना है, अकाउंट नंबर, ब्रांच है, आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर आपको ये देना। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो मैरिटल स्टेटस में मैरिड या अनमैरिड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ अगर मैरिड हो तो आपको यहाँ हस्बैंड का नाम है वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दें, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पे ओटीपी जाएगी। यदि आपने नंबर बदल लिया हो या आपके आधार कार्ड के साथ कोई भी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो पहले आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद ये फॉर्म फिल कीजिएगा, वरना ये वेरीफाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर रहा हूँ। तो इसने अभी मोबाइल पे ओटीपी भेज दी है और वो ओटीपी मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ। तो मैंने ये ओटीपी डाल दी है और यहाँ से इसको आप वेरीफाई करोगे। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद ये बोल रहा है कि ओटीपी हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं यहाँ बारी बारी करके आपको अपलोड करना है। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ आपको जो यूनिक डॉक्यूमेंट नंबर है, जिस डॉक्यूमेंट में जो सीरियल जो नंबर दे रखे हैं वो आपको डालना है। ठीक है, डेट इसमें यहाँ डालनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ इस कॉलम में सभी कॉलम में बारी बारी आपको जैसे अपना मूल निवास प्रमाण पत्र जो जारी हुआ है उसके जो नंबर हैं वो आपको डालने हैं, ग्रेजुएट के जो सीरियल नंबर हैं वो डालने हैं, 10th की मार्कशीट के जो सीरियल नंबर हैं वो आपको डालने हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के और बैंक पासबुक की। अब देखो कुछ डॉक्यूमेंट पर सीरियल नंबर नहीं होते हैं तो यहाँ आप केवल 00 लिख करके छोड़ सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि एक डॉक्यूमेंट का आपने 0 दिया तो अगले में ये 0 नहीं लेगा, तो अगले में आप 1 डाल दीजिएगा, उससे अगले में आप 2 डाल दीजिएगा, तो ऐसे बढ़ते क्रम में आप डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं बारी बारी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ बारी बारी करके आप अपने डॉक्यूमेंट हैं वो भी केवल PDF में आपको अपलोड करने हैं, न कि JPG में। अगर आपको PDF नहीं बनानी आती है तो आप मोबाइल से भी PDF बना सकते हो, और अपने सिस्टम में तो बहुत सारे ऐसे
सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे अपन पीडीएफ फाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो पीडीएफ फाइल ही आपको ओनली अपलोड करनी है, और जब आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड हो जाएगा तो यहाँ देखिए अपलोडेड दिखा देगा। पहले यहाँ अपलोड था और अपलोड होने के बाद ये अपलोडेड दिखा देगा। ठीक है, यहाँ आपने यूनिक आईडी नंबर डाल दिए और यहाँ उसकी इशू डेट है वो डाल दी। ठीक है, ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको फाइनली सबमिट करना है। ठीक है, ये देखिए एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, अगर कोई गलती रह गई तो आप सुधार सकते हो, और फिर यहाँ से इसको सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट के लिए वेरीफाई पूछेगा। ये देखिए सबमिट होने के बाद अपना जो फॉर्म का जो स्टेटस है फ्रेंड्स यहाँ अपने को शो कर देगा। तो यहाँ देखिए आप अभी अपना फॉर्म का जो स्टेटस शो कर रहा है वो सबमिटेड दिखा रहा है, और एसएसडीजी के द्वारा अभी हमें फॉर्म है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। जब ये फॉर्म की 2 स्टेज होती हैं फ्रेंड्स, पहले अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये वेरीफाई होता है, उसके बाद जयपुर हेडक्वार्टर पे ये वेरीफाई होता है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ आपकी वेरीफाइड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और साथ में डीईओ लिखकर भी आएगा कि ये डीओ के द्वारा वो वेरीफाई हो चुका है। बहुत सारे साथी ने कमेंट किया कि सर मेरा फॉर्म सही तरीके से सबमिट हुआ कि नहीं हुआ है, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, डिपार्टमेंट आपको इसकी एसएमएस और मेल के द्वारा जानकारी देगा, और समय समय पर आप अपनी एसएसओ आईडी खोलकर और जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसमेंट्स है उससे ये स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपना स्टेटस है वो चेक करते रहिएगा। अब यहाँ से आपको फॉर्म है वो प्रिंट करना है, तो आप पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपकी फॉर्म की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। हो सकता है कि कई बार ये डाउनलोड नहीं होती है, टेक्निकल इश्यू होता है, तो उस समय का आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। और वैसे आपको इस फॉर्म की कोई आवश्यकता तो है नहीं, आपको कहीं कार्यालय में ये जमा नहीं करवाना पड़ता है। केवल अपने पास आपको केवल जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, इन रजिस्ट्रेशन नंबर को आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो इसके द्वारा ही अपन अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से ही सारी जानकारी है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी अपने फॉर्म भरने की संपूर्ण जानकारी, और उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि फिर भी अगर कोई आपके पास कोई सवाल है, अगर फिर भी आप कोई कंफ्यूज है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मेरे 2 चैनल हैं, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं मेरे चैनल की हाईलाइट एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ज्ञान कुंज ग्रुप है, जिस पर आपको एजुकेशन से संबंधित और गवर्नमेंट से संबंधित हर प्रकार की वीडियो यहाँ मिल जाएगी। आप अगर मेरी प्लेलिस्ट देखोगे तो हर प्रकार की प्लेलिस्ट है, योजनाओं से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, यूट्यूब चैनल से संबंधित, और बहुत सारे आपको वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और दूसरा चैनल है फ्रेंड्स मेरा है ज्ञान कामना, तो इस पर आपको केवल और केवल एजुकेशन और गवर्नमेंट योजनाओं से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो मिलेंगी। तो फ्रेंड्स मेरे दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वास्तव में आपको जानकारी अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल पर आप नए हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित, गवर्नमेंट योजनाओं से संबंधित हर प्रकार की वीडियो मिल जाएंगे। एक बार चैनल का एनालिसिस जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर आप जाइएगा, आपको हर प्रकार की योजनाओं से संबंधित और रिक्वायरमेंट से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएंगे। फ्रेंड्स अगर फिर भी आपके सामने कोई बेरोजगारी भत्ता योजना से संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। बस आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएगा, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है, घंटे का जो निशान है वो दबाओगे, तो ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन वो मिल पाएगा। मैं समय समय पर इस प्रकार की वीडियो है वो अपलोड करता रहता हूं। तो अगर फ्रेंड्स वास्तव में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।